हम बात कर रहे थे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 की बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द oogenesis के बारे में आज हम पढ़ेंगे। oogenesis जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है जहाँ पर किसकी जेनेसिस होगी, ओवम की जेनेसिस होगी, मीन्स फीमेल गैमिट एग का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर। तो जो प्रोसेस है oogenesis की, ये थोड़ी सी स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा कि जो फीमेल का फीटस होता है, फीटस कहते हैं जो कि मदर के यूट्रस में जब बेबी होता है, मीन्स 6 to 7 वीक्स के अंदर अगर फीमेल बेबी है, वहाँ पर फीमेल फीटस है, तो उसी समय क्या होता है, जब oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, जब फीटस 6 to 7 वीक्स का होता है, उसमें जो oogoनियम है, oogoनियम जो कि ओवम मदर सेल्स होती हैं, ये अपना माइटोसिस स्टार्ट कर देती हैं। क्या होता है कि 20 वीक्स के फीटस में, ये जो लाइन है 20 वीक्स फीटस वाली, जो NCERT में दी हुई है, वेरी इम्पोर्टेंट दिस लाइन। 20 वीक्स के फीटस में जो इनका नंबर है oogoनियम का, वो कितना पहुंच जाता है, 6 to 7 मिलियन हो जाता है। 6 to 7 मिलियन हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे इनके नंबर में कमी आना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि अब ये आगे कुछ डिवाइड भी करती हैं और अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस भी आते हैं, कुछ डिस्ट्रॉ होती हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, एट द बर्थ टाइम, जब मान लो फीमेल बेबी की डिलीवरी होती है, उस टाइम क्या होता है कि बर्थ के टाइम इनकी जो ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर बात हम कर रहे हैं, एक ओवरी के अंदर जो इनका नंबर हो रह जाता है oogoनियम का, वो 2 मिलियन oogoनियम रह जाती हैं। 2 मिलियन oogoनियम रह जाती हैं कब, एट द बर्थ टाइम। तो क्या होता है कि आगे हम बात करें, जो यहाँ पर अर्थ जो बर्थ टाइम पे जो नंबर है, दिस इज़ गिवन इन NCERT बायोलॉजी बुक, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। तो 2 मिलियन oogoनियम है जो बर्थ के टाइम। अब क्या होता है कि इनके नंबर में आगे कमी आना शुरू हो जाती है, इनमें अब डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, ये अब स्ट्रक्चर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है, मीन जब फीमेल 12 to 13 ईयर की स्टेज में पहुंचती है, प्यूबर्टी के टाइम इनका जो नंबर है वो घटकर कितना रह जाता है, 60,000 to 80,000 रह जाता है। अब इनका एक नाम अब चेंज हो जाता है। अब इनको oogoनियम की जगह पर क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं। यहाँ पर इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि जो प्राइमरी oocytes हैं, ये आगे म्योसिस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तो यहाँ पर जो 60,000 to 80,000 है, ये अपना इसमें से म्योसिस अब इनमें स्टार्ट होगा। लेकिन म्योसिस फर्स्ट के अंदर ये अरेस्टेड हो जाती हैं। म्योसिस फर्स्ट में, वो भी किस स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्टेड रहती हैं, मीन्स यहाँ पर रुकी रहती हैं। इनका म्योसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाता, क्योंकि अब क्या होगा, प्यूबर्टी के टाइम जब मेस्टोन साइकिल स्टार्ट होगी, तब यहाँ से इसी 60,000 से जो 80,000 हैं प्राइमरी oocytes, इनमें से किसी एक को आगे मौका मिलेगा आगे जाने के लिए। एक एक करके आगे अपना म्योसिस को कंप्लीट करेंगे और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर इस चीज़ को और समझे हम कि 60,000 to 80,000 जो हमारी प्राइमरी oocytes हैं, एक फ़ीमेल जब प्यूबर्टी की स्टेज में होती है, तो टोटल देखा जाता है कि इनमें से सिर्फ 400 को ही मौका मिलता है मेस्टोसाइकिल में जाने के लिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, मेस्टोसाइकिल में एक ही प्राइमरी oocyte आगे बढ़ेगी। तो टोटल लाइफ में जो मेस्टोरेशन पीरियड रहता है फीमेल के अंदर, वो 400 ही आगे बढ़ती हैं। तो चलो आगे सीखते हैं
म्योसिस फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट एमसी आएगी, फर्स्ट मेस्टोसाइकिल चलेगी, तो क्या होगा, प्राइमरी oocyte आगे की ओर बढ़ेगी। म्योसिस इसका 1 कंप्लीट होगा। म्योसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से कि यहाँ पर अब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर जो डिवीज़न होता है अनइक्वल डिवीज़न होता है। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा सेल बन गया यहाँ पर और एक बिल्कुल छोटा सा बन गया। छोटा सा जो बनता है, इनके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, इसलिए ये इनएक्टिव होती है। इसको अब जब फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और यहाँ पर जो पहली पोलर बॉडी बनती है इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि म्योसिस 1 के बाद ही क्या बन जाएगा, हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। अब जैसे ही फर्स्ट मेस्टोसाइकिल में आगे सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, जहाँ से सेकेंडरी oocyte भी क्या होता है, अब म्योसिस 2 अपना करना चाहता है, लेकिन म्योसिस 2 में ये फिर अरेस्टेड हो जाता है। ये म्योसिस 2 इस कंप्लीट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता, अपना सेंट्रियोल इसके पास नहीं होता। म्योसिस 2 में ये किस स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं, ये रहते हैं मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड रहेंगे। तो दूसरी बार यहाँ पे अरेस्टेड हो गया, यहाँ पे जो oocyte है सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड हो गया यहाँ पर मेटाफेज 2 में। अब क्या होगा, इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं है, आगे की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेगा जब तक कि इसके पास स्पर्म नहीं पहुँचेगा। जैसे ही स्पर्म पहुँचता है इसके पास, क्या होगा, स्पर्म अपना सेंट्रियोल इसको देगा और अपने सेंट्रियोल जब इसको दे देगा तब इसका म्योसिस 2 कंप्लीट होगा, इसका म्योसिस 2 कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो सेकेंडरी oocyte का म्योसिस 2 है कब कंप्लीट होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। इट मीन्स स्पर्म पहुँचेगा जब इसके पास, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का म्योसिस 2 कंप्लीट होता है और ये आगे की ओर बढ़ते हुए अब ये ओवम का फॉर्मेशन करता है, फिर मैच्योर एग सेल बनती है। हाँ, एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी वो भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगी, क्योंकि म्योसिस 2 तभी कंप्लीट होगा ना। तो सेकंड पोलर बॉडी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। ये हमारा 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी और CBSE में आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका यहाँ पर है, सेकंड पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगी, क्योंकि म्योसिस 2 कंप्लीट कब होगा, जब इसके पास स्पर्म पहुँचेगा। इस बात को आपको समझना है।